नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपका पॉलिटिकल ज्ञान है, तो आपने कई बार ये सुना होगा कि उत्तर प्रदेश पेव्स द वे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप दिल्ली की सरकार बना सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, 80 लोकसभा की सीटें वहाँ से आती हैं, तो हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश पे उसकी पकड़ जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश पे उसकी पकड़ जो है वो मजबूत रहे, वो बरकरार रहे। 2017 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रूल कर रही है और कुछ हद तक या बहुत हद तक उस गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया है जो पहले की सरकारों के द्वारा वहां पे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी स्थापित करने में एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया हुआ करते थे मौलाना मुलायम सिंह यादव, जिसके हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उनके सामने अपना माथा टेका करते थे। फॉर व्हाट रीज़न आई डू नॉट नो, और इसका कारण क्या है वो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन वीडियो के अंत में दूंगा। पर इस वीडियो में मैं मुलायम सिंह यादव के उस दुष्कर्म के बारे में बात करने के लिए आया हूं जो उन्होंने 1993 में किया था। एक ऐसा कांड जिसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा कांड जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला अध्याय, वो उपाधि इस कांड को दी गई है। ये वो गेस्ट हाउस कांड है जहां मायावती के साथ दुष्कर्म करने की, उनकी पिटाई करने की कोशिश करी गई थी। ये वो गेस्ट हाउस कांड है जिसके बाद मायावती ने हमेशा के लिए साड़ी पहनना बंद कर दिया था। और आपने जब भी उनको देखा होगा, जो भी आपकी मेमोरी, लास्ट मेमोरी भी रही होगी, वो यही रही होगी कि मायावती हमेशा से सलवार सूट में घुमा करती है। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग जो भी इस गेस्ट हाउस कांड के अंदर हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या थी, किन लोगों का क्या रोल था और किन परिस्थितियों में ये गेस्ट हाउस कांड हुआ, और उसके बाद इवेंचुअली पॉलिटिकल ग्राफ जो है, डेमोग्राफी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किस तरीके से चेंज हुई। इस वीडियो में यू विल फाइंड कि मुलायम सिंह यादव और मौलाना मुलायम सिंह यादव जो उनको कहा जाता है, उनकी जो एक ऐसी घिनौनी राजनीति थी और राजनीति रही है हिंदुओं के प्रति, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। बट बाय नो मीन्स आई एम ट्राइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ अ क्लीन चिट यहाँ पे टू मायावती, जिन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और किया था उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज स्थापित करने में। बट देन अगेन, हर केस अलग होता है और हर केस के बारे में वीडियो में एक ही बार बात हो सकती है, एक ही केस के बारे में एक वीडियो में बात हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गेस्ट हाउस कांड के बारे में जहाँ पे मायावती को पीटने की कोशिश करी गई, जहाँ पे तख्ता पलट करने की तैयारी करी जा रही थी बीएसपी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद बीएचपी, और किस तरीके से मुलायम सिंह को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी गंदी और घिनौनी राजनीति का परिचय दिया। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ मायावती's गेस्ट हाउस कांड perpetrated by मौलाना मुलायम सिंह यादव। इस गेस्ट हाउस कांड को समझने के लिए आपको सन 1993 में वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। 1993 में यूपी के चुनाव थे। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। 1992 में ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, जो कि सही भी था मेरे ख्याल में, क्योंकि वो रामलला का जन्म स्थल था और वहाँ पे किसी भी तरीके का मस्जिद होना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। तो हिंदुओं का जो गुस्सा था और हिंदुओं की जो जो आस्था थी, उसका रिजल्ट जो है सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया और वहाँ पे एक अवैध बिल्डिंग जो थी, जहाँ पे कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता भी नहीं था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश काफ़ी विवाद में था, अयोध्या काफ़ी ज़्यादा विवाद में था, और ये पिछले साल से, ये जो बाबरी मस्जिद के बाद जो सारा का सारा वहाँ पे गुस्सा था लोगों के बीच में, वो एक पॉलिटिकल चेंज लाने वाला था। और वो पॉलिटिकल चेंज क्या था? पॉलिटिकल चेंज ये था कि जब 1993 में जब इलेक्शंस आए तो बीजेपी की लहर काफ़ी ज़्यादा थी। वीएचपी ने ऑलरेडी कॉल्स दे दी थी कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाएगा, रथ यात्रा निकाली गई थी। तो बीजेपी पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत पकड़ बनाती जा रही थी। उनका प्रोग्रेस चल रहा था, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो दो सबसे बड़ी पार्टीज थी, बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की, कांशीराम की थी उस समय, और समाजवादी पार्टी जो कि मौलाना मुलायम की थी, उन लोगों ने डिस्कस किया कि बीजेपी को अगर हराना है तो हमें साथ में आना पड़ेगा, साथ में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो एक उस समय का महागठबंधन जो है वो क्रिएट किया जाता है और साथ में इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लिया जाता है। जैसे मैंने बताया, समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे मौलाना मुलायम और बीएसपी के प्रमुख थे कांशीराम। इन दोनों ने डिसाइड किया कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करते हैं।
250 से ऊपर से ज़्यादा जो सीटें थी उसके ऊपर समाजवादी पार्टी लड़ती है, और 165 के आसपास की सीटें थी उसके ऊपर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। आपको ये भी बता दूं कि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, तो जो विधानसभा थी उस समय की वो करीबन करीबन 422 सीटों के आसपास की थी। एनीवेज इन लोगों को यहाँ पे बहुमत मिल जाता है और बीजेपी को हरा दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। बीएसपी की और समाजवादी पार्टी की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सरकार बन चुकी थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगले 5 साल बीजेपी की किसी भी तरीके से वापसी नहीं हो सकती। हालांकि इक्वल पार्टनर्स थे दोनों के दोनों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बट यहाँ पे जो सीएम बने वो बने मुलायम सिंह यादव। हालांकि काशीराम जो उस समय के बहुत बहुचर्चित नेता थे, उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखा करते थे, दलितों के बारे में काफ़ी कार्य किया करते थे, टेक्निकली उनको बनना चाहिए था बिकॉज ही वॉज द बिगर नेम। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, परिवारवाद की जो राजनीति थी वो यहीं से शुरू हुई थी, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे सीएम सीट की कुर्बानी देना। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सीएम बनूंगा मैं, और मुलायम सिंह यादव जो है, मौलाना मुलायम जो है वो सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय 3 बड़े नाम थे बिसाइड्स काशीराम एंड मौलाना मुलायम। एक नाम था मायावती, जो कि उस समय बहुजन समाज पार्टी की महासचिव हुआ करती थी। ये जो लव अफेयर है, ये जो महागठबंधन है, वो करीबन करीबन 1 साल के आसपास चला और 1 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो फूट और जो मनमुटाव के जो बीज थे वो अंकुरित हो चुके थे, और उसके पौधे जो है वो पंचायत चुनाव में अपना रिजल्ट दिखाने वाले थे। 1994 के आसपास की बात है, 94 के मध्य के आसपास की बात है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ पंचायत चुनाव हुए थे। 50 सीटें थी यहाँ पे। इन 50 सीटों में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 30 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी को मिली थी, यानी कि मौलाना मुलायम की पार्टी को मिली थी। 9 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल मिली थी। 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस को, जो कि एक नकारा पार्टी है, एक नकारा नेता हैंडल कर रहे हैं उसको इस समय, राहुल गांधी, जिसके बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने, यानी कि कांशीराम की पार्टी ने, जिसकी महासचिव मायावती थी। इस पंचायत चुनाव के बाद काशीराम को ये रियलाइजेशन होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने एक महागठबंधन, एक गठजोड़ कर रखा है उत्तर प्रदेश में मौलाना मुलायम के साथ, पर उस चीज़ का बेनिफिट इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि इनका जो वोट है वो टूट के धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड ही वॉज कंसर्न्ड कि अगर मुझे इस गठजोड़ का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इस गठजोड़ का फ़ायदा क्या है। 60 से ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद भी, हालांकि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे ये आफ्टर समाजवादी पार्टी, बट उनका ये मानना था कि सीएम उनको होना चाहिए था। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ना मैं सीएम बना, ना मुझे यहाँ पे पंचायत चुनाव में कोई फ़ायदा मिला। सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर गठजोड़। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए और यहीं से जो है बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला था। ये जो 1.5 साल का लव अफेयर जो था वो जल्द ही ख़त्म होने वाला था। ये वो समय था जब बीजेपी और बीएसपी के जो नेता थे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। मुलायम सिंह के एक बहुत नज़दीकी मित्र हुआ करते थे जो कि दिल्ली में राजनीति किया करते थे, जयंत मल्होत्रा जो है वो उन्हें मिलाते हैं दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी से, और आरएसएस के उस समय के जो प्रमुख थे रज्जू भैया, उनके साथ इनकी मुलाकात करवाई जाती है और ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करी जाती है कि क्या हम कोई नया गठजोड़ उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर सकते हैं। कई मीटिंग्स का दौर चलता है, टू एंड फ्रो चलता रहता है। दिल्ली में ये जो गठबंधन था इसकी एक नींव तैयार करी जा रही थी जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव लाने वाली थी, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी और बसपा का जो गठबंधन था इसके अगेंस्ट में एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर था जिनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। वो इस गठबंधन से खुश नहीं थे, फेवर में नहीं थे, बट इवेंचुअली उनको एक लार्जर पिक्चर का दृश्य जो है वो दिखाया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारा सरकार में वापस आना ज़रूरी है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा, आरएसएस के द्वारा आडवाणी जी को सांत्वना दी जाती है, उनको कहा जाता है टेक अ चिल पिल, और आडवाणी जी इवेंचुअली टेक अ चिल पिल कर लेते हैं और इस गठबंधन के लिए हामी भर देते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर खलबली मचनी शुरू हो जाती है। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी, रज्जू भैया, जयंत मल्होत्रा, इन लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही थी और कांशीराम लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे, इस बात की खबर जो है मौलाना मुलायम को मिल जाती है और वो अपना पेंच लगाना शुरू करता है।
तो उन्होंने शुरू किया बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, और धीरे धीरे उनके कुछ नेताओं को, छोटे मोटे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। ही कुड फोरसी कि यहाँ पे एक मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो वो अपना ऑलरेडी एजेंडा जो है चलाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ? इन सब चीज़ों के बीच में कांशीराम की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें गुड़गांव में शिफ्ट करवाया जाता है, एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है जहाँ पे उनकी देखरेख हो रही थी, और उनकी देखरेख का भी जो जिम्मेदारी थी वो उनके इस मित्र जयंत मल्होत्रा ने ले रखी थी। ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज कॉन्फिडेंट, और वो कोशिश कर रहे थे कि हर तरीके से कांशीराम को वो सपोर्ट दे सके जो वो उस समय चाहते थे। 23 मई 1995 की बात है। ये वो दिन था जब मुलायम सिंह यादव ने अस्पताल में भर्ती कांशीराम से बात करने की कोशिश करी, उनको फ़ोन लगाया। अभी तक ये गठजोड़ जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा था। कांशीराम ने लेकिन यहाँ पे मुलायम सिंह यादव से बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया, मुझे इस इंसान से कोई भी बात नहीं करनी, और ये मुलायम सिंह का जो ईगो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाला था। एंड दैट इज द रीजन वाई आगे जो हुआ वो हुआ। अब इस समय बीजेपी के एक लीडर थे लालजी टंडन, उनके साथ कांशीराम बातचीत को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। जो फाइनल टचिंग पॉइंट्स थे इस गठजोड़ के, जो बीजेपी और बीएसपी के बीच में बनने वाला था, उसकी नींव को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी, और डिसाइड किया गया कि क्या होगा। डिसीजन ये भी लिया गया उसी मीटिंग के अंदर लालजी टंडन के साथ कि सीएम जो होगा वो बहुजन समाजवादी पार्टी का होगा, यानी कि कांशीराम को बनाया जाएगा। अभी तक उम्मीद यही थी कि कांशीराम की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और वो अगले उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एंट्री होती है अचानक से वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो महासचिव थी बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी, उनकी 31 मई 1995 को मायावती, जो जैसे मैंने आपको बताया महासचिव थी बहुजन समाज पार्टी की, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचती है, और कांशीराम की बिगड़ी हुई हालत को देखकर वहाँ पे खूब रोती है। ऐसा कहा जाता है कि कांशीराम जी और मायावती जी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्नेह वाला था। अब वो स्नेह किस तरीके का था उसके बारे में आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ टॉपिक यहाँ पे। और किस वजह से कांशीराम ने आशुतोष नाम के एक पत्रकार को थप्पड़ मारे थे, क्योंकि वो कांशीराम के बेडरूम में घुस गए थे, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था ये आप गूगल कर सकते हो। वी विल स्टिक टू द गेस्ट हाउस कांड, हम किसी बेडरूम कांड के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मायावती हॉस्पिटल आती है और कांशीराम के साथ बैठती है और वहाँ पे रोना धोना शुरू करती हैं, क्योंकि शी केयर्ड अबाउट हिम। कांशीराम जी उनको एक पत्र दिखाते हैं, और वो पत्र दिखाते हैं और कहते हैं, जिसको देखकर मायावती ऑब्वियसली चौंक जाती है, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलने का समय आ गया है। वो जो लेटर था वो था बीजेपी का के जो विधायक थे उनके समर्थन का लेटर, और वो था बीएसपी के लिए, कि बीजेपी के जितने भी विधायक उत्तर प्रदेश में थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे टू मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट, यानी कि जो अभी जो करंट गवर्नमेंट थी मौलाना मुलायम की, उसको गिरा के बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी और जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, ये सारे के सारे लोग मिलकर जो हैं बेसिकली यहाँ पे मायावती को सपोर्ट करने वाले थे, कांशीराम को सपोर्ट करने वाले थे। ये देखकर मायावती, ये चिट्ठी देखकर मायावती काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है, एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू से। फिर कांशीराम अगला बम फोड़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि तुम्हें उत्तर प्रदेश के सीएम बनना है, और तुम्हें वहाँ के सीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये एग्जैक्ट शब्द थे कांशीराम के उस समय की महासचिव मायावती के लिए, कि तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांशीराम जी से ये सारे के सारे पत्र लेकर मायावती जो है वापस आती है उत्तर प्रदेश, लखनऊ पहुंचती है 1 जून 1995 को, और ये सारा का सारा जो कांड हुआ था यही 3-4 दिनों के बीच में हुआ था। तो 31 की रात को इनकी मुलाकात कांशीराम से हुई थी। 1 तारीख को ये लखनऊ पहुंच जाती हैं वापस से उत्तर प्रदेश में, और वहाँ का जो एक स्टेट गेस्ट हाउस था मीरा रोड पे स्थित मेरे ख्याल में, वहाँ पे स्वीट नंबर 1 और स्वीट नंबर 2 में रुकती हैं। यहाँ रुकने के बाद अगले दिन यानी 31 तारीख को मायावती 11 मंत्रियों के साथ, जो 11 विधायक थे बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर, जो वहाँ के गवर्नर थे उस टाइम के, राज्यपाल थे, उनके पास पहुँचती है। मोतीलाल बोरा जी के सामने 3 पत्र जो है वो सामने रखती हैं। उन 3 पत्रों में से एक पत्र था कि कांशीराम जी ने एक एनओसी टाइप का दिया था कि पार्टी से रिलेटेड सारे डिसीजन जो है अब मायावती ही लेंगी, उनको हर तरीके का अधिकार दिया गया है डिसीजन लेने का।
दूसरी जो चिट्ठी थी वो थी समर्थन वापस लेने की मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट से, मौलाना मुलायम की गवर्नमेंट से, कि हम इनसे समर्थन वापस लेते हैं। और तीसरा लेटर था जिसमें बीजेपी, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, इन सब के विधायकों के हस्ताक्षर, जो कि ये कहते थे कि हम बहुजन समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने का स्टेक क्लेम किया गया। फॉर सम रीजन मोतीलाल वोरा ने इनसे एक दिन का समय मांगा। फॉर व्हाट पर्पसेस आई डू नॉट नो। और उनको ये कहा गया कि आप मुझे एक दिन का समय दें, आई विल गेट बैक टू यू। तो एक दिन के लिए इस क्लेम को टाल दिया जाता है। उसी दिन, यानी कि सेम डे, जिस दिन 1 जून को मायावती के द्वारा क्लेम किया गया था गवर्नमेंट, उसी दिन सेम दिन समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे मौलाना मुलायम जो है वो अपने कई नेताओं के साथ और पूरे स्टेट के जो विधायक थे, उनके मंत्री चेला चपाटे जितने भी थे, उनके साथ अपने ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे थे, एक सभा चल रही थी उनकी। उस समय एक बहुत ही वरिष्ठ IAS ऑफिसर हुआ करते थे, PL पुनिया जी। PL पुनिया जी उस सभा में पहुंचते हैं और धीरे से जाके मुलायम सिंह यादव के कान में कुछ कहते हैं। जैसे ही PL पुनिया कान में चाइनीज विस्पर करते हैं, मुलायम सिंह के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो ऑलमोस्ट गुस्से वाले एक्सप्रेशन में आ जाते हैं और जो स्पीच वो दे रहे थे अगली एक लाइन में खत्म कर दी जाती है। और वो लाइन थी कि आप लोग चुनाव के लिए तैयार रहिएगा। सारे के सारे विधायक जो है आश्चर्यचकित रह गए कि अचानक नेताजी ने ये क्या कह दिया। इस एक लाइन को कहने के बाद वो सभा वहीं पे खत्म कर दी जाती है और PL पुनिया के साथ मौलाना मुलायम सिंह यादव जो है वो वहां से तेज कदमों से उस सभा को छोड़कर निकल जाते हैं। ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि PL पुनिया जी के द्वारा मुलायम सिंह को ये बताया गया था कि मायावती ने समर्थन वापस लेने का और नई सरकार बनाने का क्लेम जो है मोतीलाल वोरा के सामने वो लेटर्स जो है प्रस्तुत किए हैं। गठबंधन सरकार यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, ये PL पुनिया ने जाके मौलाना मुलायम को बता दिया। उस समय पे और आज भी कई अधिकारियों का यही काम है कि वो पॉलिटिशियंस के चेले चपाटे बने रहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, बट 2 पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए और अच्छी पोस्टिंग के लिए इस तरह के कार्य किया। बेसिकली ये जो IAS ऑफिसर थे, पेट ऑफ द पॉलिटिशियन आप उसको कह सकते हो सिंपल भाषा के अंदर। अच्छा, इस बीच के अंदर चल क्या रहा था, उस समय जो दल बदल कानून था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, एटलीस्ट अभी से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उस समय साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति को अपनाने की कोशिश कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। कोशिश कर रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने से ज़्यादा विधायक जो हैं उनको अपनी तरफ खींच सकें। तो ये कश्मकश जो है उसी दिन यानी 1 तारीख को शुरू कर दी गई थी। फिर अगला दिन आता है 2 जून 1995, जो कि बेसिकली काला अध्याय है हमारी स्टोरी का। 2 जून 1995 को ये किस तरीके से हुआ, किस तरीके से चीज़ें घटित हुई, उसके बारे में थोड़ा आपको विवरण दे देता हूँ मैं। और आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे कि जो आपको बताया गया है मायावती के बारे में और गेस्ट हाउस कांड के बारे में और जो आपकी जानकारी है, वो शायद आप इस कहानी को सुनकर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको एक्चुअली में पूरी कहानी नहीं पता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल लाइक मी मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, जहाँ पे आपको सबसे थोड़ा अवगत कराया जा सके। तो मीरा रोड पे मायावती रुकी हुई थी अपने स्वीट नंबर 1 और 2 में, और वहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही थी। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, सारे के सारे विधायक वहाँ पे मौजूद थे। पिछले ही दिन जो है मोतीलाल वोरा को सारे के सारे लेटर्स दे दिए गए थे और ये तैयारी कर ली गई थी कि किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलके, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके, जनता दल के साथ मिलके, इन सब के साथ मिलके तख्ता पलट किया जाएगा और मौलाना मुलायम की सरकार को गिराया जाएगा। मायावती को कोई किसी तरीके का इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। ये सिनारियो पूरा सेट था कि ये लोग यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव को PL पुनिया, जो कि एक IAS अफसर थे, उनके द्वारा ये जानकारी दे दी गई थी कि आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस मीरा रोड के गेस्ट हाउस पे जो कॉमन हॉल था, वहाँ पे कुछ विधायक जो हैं मायावती के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग चलती है 2-4 घंटे, 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद मायावती जो है कुछ विधायकों के साथ स्वीट नंबर 1 में चली जाती हैं। ऐसा होता है ना कि सीनियर लोग जो होते हैं, डिसीजन मेकर्स, वो थोड़ा अलग जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मायावती स्वीट नंबर 1 में जाती है कुछ विधायकों के साथ और बाकी के विधायक जो है कॉमन हॉल में बैठे हुए थे। अभी तक विचार विमर्श चल रहा था। शाम के करीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास का समय है जब अचानक से माहौल थोड़ा गर्म होना शुरू होता है। यहाँ पे कई सारे विधायक, कार्यकर्ता, कई बाहुबली, कई गुंडे जो हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के थे, वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होते हैं, नारे लगाने शुरू करते हैं और इन लोगों ने गेस्ट हाउस के ऊपर धावा बोल दिया और ये गेस्ट हाउस कांड जो है शाम के 5 बजे एक विभत्स रूप ले चुका था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी,
हर तरीके की वो शब्दावली जो कि किसी भी सांस्कृतिक या सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस्तेमाल नहीं करी जानी चाहिए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बट यहाँ पे सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं आए थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं आए थे। लोग आए थे यहाँ पे मायावती का वो हाल करने के लिए जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जा सके कि मायावती जो कोशिश कर रही है मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराने की, उसमें वो सफल ना हो सके। जो भीड़ है गेस्ट हाउस के मेन दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसती है और उसके बाद ये बताया जाता है कि कम से कम 5 विधायकों को जो कि कॉमन हॉल में बैठे हुए थे, उनको उठा के ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसाया जाता है। गाड़ी में घुसा के उन्हें समाजवादी पार्टी के ऑफिस ले जाया जाता है और उनसे मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करने के लिए हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और वो हस्ताक्षर इनसे करवाए जाते हैं कोरे कागज़ के ऊपर। इतनी उग्रसर भीड़ थी वो 200-300 लोगों की, जिसे देखकर ये विधायक डर चुके थे और वो कोरे कागज़ पे भी साइन करने के लिए तैयार थे, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी करने के लिए तैयार होता अगर उसको अपनी जान की परवाह होती या दिखाई देता कि जान खतरे में है। तो ये विधायक वहाँ पे उठा के लेके जाए जाते हैं और उनके कोरे कागज़ के ऊपर इनके जो है हस्ताक्षर लिए जाते हैं। यहाँ से साइन करवाया गया और गेस्ट हाउस में जो है लेकिन कार्यक्रम चालू था। ये 5 वहाँ से उठाए जा चुके थे, गेस्ट हाउस में कार्यक्रम चालू था और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर पीटना शुरू किया जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। बहुजन समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ये बात पहुँचती है कि गेस्ट हाउस पे अटैक हो गया है। तो मायावती के कमरे में कुछ विधायक वो अपने कमरे को बंद कर चुकी थी, लॉक किया जा चुका था, बट दे डिड नॉट नो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो बसपा के जो मैंने बताया आर.के. चौधरी जो एक बहुत बड़े नेता थे, उनका एक गनमैन था, एक सिपाही था राशिद अहमद, और उनके साथ एक पर्सनल गार्ड हुआ करता था लालचंद। उन दोनों ने मिलकर मदद करी मायावती के दरवाजे को बंद करवाने में। वो वहाँ पहुँचते हैं और मामले को संभालने की कोशिश करते हैं और वो मायावती को बेसिकली चिल्ला के ये कहते हैं कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए। मायावती कुछ विधायकों के साथ उस दरवाजे को बंद करती है और अंदर हर तरीके के सामान का इस्तेमाल किया जाता है। सोफ़ा, टेबल, कुर्सी जो भी था उसको दरवाजे के अगेंस्ट में सटा दिया जाता है ताकि भीड़ जो है इस दरवाजे को तोड़कर अंदर ना आ सके। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर रिसेंटली एक पुलिस विधायक को काफ़ी देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में, ओपी सिंह जी। ओपी सिंह उस समय एसएसपी हुआ करते थे लखनऊ के। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस ओपी सिंह की इस समय तारीफ करी जाती है टीवी चैनल्स के ऊपर, उस समय इस गेस्ट हाउस कांड में ओपी सिंह वहाँ पे मौजूद थे और सारा का सारा कांड जो है उनके और उनके जो पुलिस बल जो साथ में उनके साथ मौजूद थे उनकी उपस्थिति में हो रहा था। ओपी सिंह एक्चुअली में साइड में खड़े होकर नॉन स्टॉप सिगरेट पी रहे थे एंड ही वाज लीस्ट बॉदर्ड, ही डिड नॉट इवन ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब कोई इजीली ये कह सकता है कि सरकार मुलायम सिंह यादव की थी तो उनसे पंगा कौन ही लेता। तो अगर आप सरकार से पंगा नहीं ले सकते तो आपको वो वर्दी पहनने का अधिकार भी नहीं है या नहीं होता है एक्चुअली। बट व्हाट डू वी नो अबाउट द सिस्टम, क्योंकि हर कोई बिका हुआ है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। एनीवेज ओपी सिंह वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और वहाँ पे ये मारपीट और गाली गलौज का माहौल जो है पूरी तरीके से चल रहा था। गेस्ट हाउस का फ़ोन कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, बिजली काट दी जाती है, पानी के टैंकर के जो कनेक्शंस थे वो बंद कर दिए जाते हैं। कोशिश पूरी करी जा रही थी कि किसी भी तरीके से मायावती के ऊपर हाथ डाला जाए, किसी भी तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। अब इस बात की जानकारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, बीजेपी जो लोकल बीजेपी का संगठन था उनके पास पहुंचती है, डीएम के पास पहुंचती है। तो डीएम को हुक्म दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाएँ और किसी भी तरीके से सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपी सिंह वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जान दाव पर लगाकर वहाँ पे काम करने की कोशिश करी थी और वो कुछ ऑफिसर्स थे जिनमें से एक थे हजरतगंज के जो एसएचओ थे विजय भूषण और वीआईपी एसएचओ थे सुभाष सिंह वघेल। उन दोनों ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इनके साथ जो सुरक्षा बल आए थे, जो पुलिस बल आया था, उन लोगों ने पुलिस का कार्य किया और उन लोगों ने बेसिकली वहाँ पे सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करी। ये जितने भी लोग थे इन्होंने वहाँ पे एक ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश करी जो उस भीड़ को मायावती के रूम तक जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जातिवाद की गालियां दी जा रही थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत नॉर्मल चीज़ है और बिहार में भी बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और उत्तर प्रदेश में वीडियो के अंत में आऊँगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है जातिवाद की पॉलिटिक्स के बारे में। अब थोड़ी देर में वहाँ पे डीएम पहुँचते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुँचते हैं और उनके साथ एक एसपी होते थे राजीव रंजन, वो उनके साथ में पहुँचते हैं वहाँ पर और इन लोगों ने उस भीड़ को काबू करने के लिए पूरी कोशिश की। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाया गया और इवेंचुअली वहाँ पे लाठीचार्ज का आदेश दिया गया क्योंकि किसी भी तरीके से भीड़ को काबू पाना मुश्किल था और जिस तरीके की उग्रता वहाँ पे दिखाई जा रही थी,
पुलिस वालों को अपनी जान का खतरा था। एंड ऑब्वियसली वहाँ किसी को भी परमिशन नहीं दी जा सकती है ऐसे हुलिगनिज्म करने की, और एटलीस्ट इन द परफेक्ट वर्ल्ड नहीं दी जानी चाहिए। तो पुलिस को आदेश दिया जाता है वहाँ पे लाठीचार्ज करने के लिए, और लाठीचार्ज किया जाता है। समाजवादी पार्टी के गुंडे, बाहुबली नेता जितने भी थे, उनके ऊपर डंडों की बौछार करनी शुरू करी जाती है। बताया जाता है कि कमरे से बाहर जो डीएम थे उस समय के, वो डटे हुए थे कि जब तक पूरे तरीके से खतरा टल नहीं जाएगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि उस समय डायरेक्ट ऑर्डर थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डीएम के ऊपर कि आप वहाँ से हटिए और पुलिस को भी हटाइए, पर उन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना, जो कि सही भी था, और उन्होंने मायावती की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में एक इंसान ने और बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है, और जिनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। बीजेपी के नेता थे, वो बाहुबली टाइप के नेता थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे एक दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी, पर वो वहाँ से जब गुजर रहे थे और उन्होंने जब ये देखा कि गेस्ट हाउस में ये सब हो रहा है, तो बाहुबली नेता थे, लाठी चलाना बड़ी बखूबी से जानते थे। वो एक लाठी उठाते हैं और वहाँ पे अकेले घुस जाते हैं भीड़ में, और लोगों के ऊपर लाठी बरसाना शुरू करते हैं, और कई लोगों के सर फोड़े उन्होंने मायावती की रक्षा करने के लिए। और यही वो वजह है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मायावती की सुरक्षा में, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जिसकी वजह से ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मायावती ने अपना भाई मान लिया था। और बाद में ये रिकॉर्ड रहा था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो है, इलेक्शन जो उनकी सीट थी उसके ऊपर मायावती अपना कैंडिडेट कभी भी खड़ा नहीं करती थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बारी वापस आते हैं कि उसके बाद आगे क्या हुआ। पुलिस के द्वारा सिचुएशन को इवेंचुअली, ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी थे वहाँ पे, पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया और इवेंचुअली वहाँ से लोगों को खदेड़ दिया। पर डर का माहौल इतना ज़्यादा था कि डीएम के बोलने के बाद, पुलिस के बोलने के बाद, अगले 1-2 घंटे तक बार बार ये खबर देने के बाद भी मायावती को कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप बाहर आ सकती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं। ऑब्वियसली एक महिला थी, डरी हुई थी, उनके साथ जो विधायक थे वो भी डरे हुए थे। दे हैड नो आइडिया कि बाहर क्या सिनारियो है। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मायावती को कन्विंस किया गया कि आप बाहर निकलिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मायावती इवेंचुअली बाहर आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से तब तक आदेश आ चुका था डीएम को कि आप इन्हें गवर्नर ऑफिस लेके जाइए। वही मोतीलाल वोरा जिन्होंने मायावती से 1 दिन का समय मांगा था। तो सेफली यहाँ से निकाल के मायावती को गवर्नर ऑफिस लेके जाया जाता है, ताकि वो सुरक्षित वहाँ पे रह सकें। कोई हमला वहाँ पे गवर्नर हाउस के ऊपर एटलीस्ट कोई हमला नहीं होगा, एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन था। पुलिस वहाँ से मायावती को और विधायकों को निकालती है और गवर्नर ऑफिस पहुँचा देती है। मायावती सेफली पहुँच चुकी थी, पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जो डीएम साहब थे उनको एक बड़ी भारी कीमत चुकाने वाले थे। वो रातों रात के करीबन 11 बजे के आसपास उनका इवेंचुअली तबादला कर दिया जाता है। फिर अगला दिन आता है 3 जून का, 31, 1, 2, अभी तक ये 3 ही दिन हुए हैं। 3 जून का दिन आता है जब मायावती ने अपना समर्थन जो है वापसी का एक लेटर राज्यपाल को दिया, और फिर गवर्नमेंट बनाने का स्टेक क्लेम किया। मायावती सीएम बनती है, और पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी जो है वो सत्ता में आ जाती है। यानी कि एक दिन पहले तक मुलायम सिंह यादव सीएम थे, फिर ये कांड हुआ, और अगले दिन मायावती सीएम थी। ऑब्वियस सी बात है, सीएम बनने के बाद उनका सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो ये था गेस्ट हाउस कांड की जांच करवाना, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी को संगठित किया। उस कमेटी का हेड बनाया गया आईएएस, बहुत वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे रमेश चंद्रा जी। उनको इसकी कमान संभालने के लिए कहा गया। उन्होंने 89 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई, और उस 89 पेजेस में 74 लोगों को दोषी बरकरार दिया इन टर्म्स ऑफ इंस्टिगेटिंग एंड क्या कहते हैं, सारा का सारा कांड करने के लिए, जिसके अंदर मौलाना मुलायम का जो नाम है वो प्रमुख था, क्योंकि पार्टी के नेता वही थे। तो ये बताया गया कि मौलाना मुलायम के कहने के ऊपर ये हमला किया गया था। अब मौलाना मुलायम यहाँ पे विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने लगे कि ये तो क्या कहते हैं, हम तो सिर्फ नारे लगाने के लिए गए थे, हमारे कार्यकर्ता जो हैं सिर्फ नारे लगाने के लिए गए थे, और वहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लहूलुहान करके हमारे लोगों को यहाँ पे भेज दिया। और मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए थे जो लहूलुहान हो चुके थे, जिनके सर फट चुके थे, चोटें लगी हुई थी, हाथ पाँव टूट गए, हर तरीके की बकैती जो कि वो इंसान कर सकता था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसे अनपढ़ लोगों से, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी अनपढ़ को यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि उनके अंदर अकल नहीं होती, पर ये जो पॉलिटिशियंस है, ये 6वीं 6ठी और 9वीं फेल ये तेजस्वी जैसे लोग, या फिर पढ़े लिखे लोग भी फॉर दैट मैटर, जो अनपढ़ की तरह हरकतें करते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव एंड राहुल
राहुल बाबा, जो भी है वो गांधू है, गांधी है, गांधी है, पता नहीं जो भी है वो, उनकी राजनीति यही है, विक्टिमहुड खेलना। और यही मुलायम सिंह यादव ने किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे तो लोगों को पीटा गया था, इसीलिए यहाँ पे भीड़ जो है उग्रसर हो गई थी। जो पुलिस वाले जिनका संदिग्ध रोल रहा था सारे के सारे कांड में, उनका भी तबादला किया गया इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो है, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये कहा जाता था कि वो फ्यूचर में सीएम बन सकते हैं। पर 1997 में, इस कांड के 3-4 साल के बाद में ही 97 में उनके घर के बाहर ही उनकी और उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब मायावती उनके घर पहुंची थी उनके अंतिम संस्कार पे, तो बहुत रोई थी। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जो बीवी थी, जब वो इलेक्शंस के लिए खड़ी होती थी, तो उस सीट से मायावती कभी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती थी। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उस फैमिली के लिए, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइंग टू सेव हर। तो मायावती अपना वो कर्जा उस तरीके से चुका रही थी। अब चक्कर ये है कि इस कांड के बाद मायावती ने हमेशा यही कहा कि उन्हें मारने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि प्रोबेबली सही भी था और सही रहा होगा। पर ये खबर जो आपको ये बताई जाती है कि मायावती के कपड़े फाड़ दिए गए थे, ये एक्चुअली में गलत खबर है। मायावती के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं के उनका हाथ नहीं लग पाया था। एटलीस्ट दैट्स व्हाट द रिसर्च आई हैव बीन एबल टू डू। अगर आपको कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ कंफर्म न्यूज़ कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अपोलोजाइज फॉर द फैक्ट कि मेरा रिसर्च ये कहता है। रिस्पॉन्सिबली मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं गलत साबित कर दिया जाऊँ तो उसके लिए आपसे क्षमा भी मांगूंगा मैं। बट मेरा रिसर्च यही कहता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सीएम बनने वाली थी मायावती, जो महासचिव थी, उनके ऊपर हाथ नहीं लगा पाए थे। बट जैसा कि पॉलिटिशियंस के द्वारा किया जाता है, किसी भी सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कांड था जिसका फ़ायदा मायावती को मिला, और उन्होंने फिर बड़ा चढ़ा के बताया भी कि मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे, मुझे नंगा घुमाया गया था, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। पर ऐसा नहीं हुआ था। अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, दैट्स व्हाट आई हैव बीन एबल टू रिसर्च। अगर आपका रिसर्च कुछ और कहता है, कुछ फैक्ट्स हैं कॉन्क्रीट, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके पॉलिटिकल करियर उसके बाद बने। कई पॉलिटिकल कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके करियर बर्बाद हुए। कई पुलिसकर्मियों को प्रमोट किया गया और कई पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। और ये गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी है। हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग दिल्ली के अंदर क्या होगा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इस समय योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान जो हैं इस समय उत्तर प्रदेश की कमान संभाले बैठे हुए हैं। पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर ही बीजेपी के अंदर से आत्मघात किया जा रहा है, यानी उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जितना जिम्मेदार मौलाना मुलायम इस कांड के लिए था, उतनी ही जिम्मेदार जनता भी है। एक ऐसी जनता जो जाति के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, पावर के नाम पे, सत्ता के लिए महिला को अगर पीटने के लिए पहुंच जाए, उसको निर्वस्त्र करने के लिए तैयार रहे, उसे मारने के लिए तैयार रहे, ऐसी जातिवादी पॉलिटिक्स में फंस के आप लोग एक ही चीज़ साबित कर रहे हो कि किसी के द्वारा भी जब आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करी जाती है कि जाति के नाम पे वोट मत दो, जो आपके लिए काम करे उसके लिए वोट दो, रिलीजन के नाम पे वोट मत दो, तो भी आप नहीं करते हो, और वो आपकी ही मूर्खता को दर्शाता है। वोटर्स आर नॉट स्मार्ट, जैसा कि मास्टर स्ट्रोक वादी हमारे जो राइट विंगर बैठ के हमेशा कहते रहते हैं, वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है, वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है। बीजेपी के आईटी सेल में बैठ के लोग ये बातें करते रहेंगे, वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है। कांग्रेस के आईटी सेल में बैठ के लोग ऐसे बातें करते रहेंगे कि वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है। पर हमारा वोटर स्मार्ट नहीं हो गया है। हमारा वोटर आज भी उसी पॉलिटिक्स को, उसी जातिवाद को, उसी रिलीजन की पॉलिटिक्स को देखता है। ये नहीं देखता कि देश के लिए क्या किया गया, स्टेट के लिए क्या किया गया। लालू प्रसाद यादव वॉज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे 15 साल उनकी सरकार चली, पूरी तरीके से बिहार को निचोड़ने के बावजूद भी बिहार जो इस समय दुर्गति में है, उसका बहुत बड़ा रोल लालू प्रसाद यादव ने प्ले किया है। और आप लोग तैयार हो मोस्ट प्रोबेबली तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने के लिए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर तेजस्वी अगला इलेक्शन जीत जाता है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन तेजस्वी यादव ऑल्सो। अगर आप चाहते हो उसके बारे में बात करी जाए तो कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, टेल यू अबाउट द गेस्ट हाउस कांड, उसके डार्क सीक्रेट्स आपको बताने की कोशिश करी।
और अगर जैसे मैंने कहा कोई भी खबर, कोई भी फैक्ट अगर आपको लगता है बदलने की ज़रूरत है या फिर एक ऑल्टरनेट थ्योरी है उसकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर अबाउट इट। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मेंबर बनने का भी लिंक है। यूपीआई के लिंक से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, हर तरीके के डिफरेंट मीडियम से। स्पॉटिफाई पे भी ऑडियो अवेलेबल है, उसके भी लिंक्स, सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अब जहाँ पे भी आपके अकाउंट है या फिर आप बना सकते हैं, प्लीज़ डू दैट एंड सपोर्ट अस, ताकि हम कंटिन्यूसली काम कर सकें। आज समय देने के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।